Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी बताया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको याद रखना ज़रूरी है उस चैप्टर के मैथमेटिकल इक्वेशंस। जो मैथमेटिकल इक्वेशंस फार्मूलाज उस चैप्टर में यूज़ हुए हैं वो आपको ज़रूर याद रखने होंगे। इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं उनको भी याद रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो कांस्टेंट्स इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं उन कांस्टेंट्स के वैल्यूज़ और यूनिट्स ये भी याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। इन चंद बातों के साथ हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 physics chapter number 10 के numerical questions. So let us start. Question number 1 is a mass hung from a spring vibrates 15 times in 12 seconds. Calculate the frequency and time period of oscillations. एक ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेशन कर रहा है। कितने वाइब्रेशंस? 15 वाइब्रेशंस 12 सेकंड में। तो इसके फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। इनको हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गिवन डेटा जो चीज़ें दी हुई हैं और जो चीज़ें मालूम करने चाहिए और इनके लिए जो इक्वेशन है, ये तीन बेसिक चीज़ें हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सलूशन के लिए। जो चीज़ें दी हुई है, जो चीज़ें चाहिए हमें मालूम करना, और नंबर 3 वो इक्वेशन जिनके ज़रिए ये चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो नंबर 1 गिवन डेटा, जो चीज़ें हमें दी हुई है उनमें से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमें दी हुई है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं? 15। और दूसरा टाइम टेकन, इन वाइब्रेशंस के लिए जो दरकार वक्त है वो 12 सेकंड है। ये 15 वाइब्रेशन 12 सेकंड में मुकम्मल होते हैं। तो हमें जो चीज़ मालूम करना है वो फ्रिक्वेंसी जो स्मॉल एफ से ज़ाहिर होती है और टाइम पीरियड कैपिटल टी से। ये चीज़ें हमें मालूम करनी है। इक्वेशन हम क्या यूज़ करेंगे? इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे जिनके ज़रिए ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं। फ्रीक्वेंसी को तो फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रॉम द definition of frequency, we know that frequency is the number of vibrations completed by a vibrating body per unit time। एक ख़ास वक्त में एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितने वाइब्रेशंस पूरे करता है उसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, सिर्फ इसमें वैल्यूज दर्ज करेंगे। ये इक्वेशन है हमारे साथ जो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और टाइम को रिलेट कर रहा है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ फ्रीक्वेंसी मालूम करने। तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स और टाइम टेकन, ये तीनों चीज़ें जिस इक्वेशन के जरिए रिलेटेड वो है F इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई टी। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और इसमें वैल्यूज को दर्ज करेंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ स्मॉल n एंड t, वी विल गेट फ्रीक्वेंसी number of vibrations which is equal to 15 and divided by time which is equal to 12. 15 divided by 12, this is the answer which is in hertz। अगर हम इस तकसीम को करना चाहे 15 डिवाइड बाई 12, सो इट विल बी इक्वल टू 12 24 6 0 25 1.25। it will give us 1.25 and the unit of frequency is hertz, 1 over second or hertz। so frequency is 1.25 hertz। now the second thing which we have to find out is time period। दूसरी चीज जिसे हमें मालूम करना है वो टाइम पीरियड है। अब हम ऐसे इक्वेशन को तलाश करेंगे जो टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करता है। सो द इक्वेशन विच विल बी यूज इज टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो वी विल गेट 1 over 1.25, 1 over the value of frequency is 1.25
इस डिवीजन को परफॉर्म करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और वो सेकंड में होगा। तो इस डिवीजन को परफॉर्म करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.8 सेकंड्स। सो दिस इज द टाइम पीरियड। तो हमने आसानी के साथ इन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को मालूम किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज a spring requires a force of 100 Newton to compress it to a displacement of 4 centimeter. What is the spring constant? वही तरीका सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई है। सो नंबर 1 इज द फोर्स 100 न्यूटन, फोर्स हमें दिया गया है, फोर्स 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मीटर एसआई सिस्टम में यूनिट है, सेंटीमीटर इसका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर इसका स्टैंडर्ड है। और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन से पहले, वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हम वैल्यूज़ को, तमाम वैल्यूज़ को सिस्टम इंटरनेशनल की वैल्यूज़ में लाते हैं। सो वी विल कन्वर्ट 4 सेंटीमीटर, इट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 मीटर, सेंटी 10 पावर -2। नाउ रिक्वायर्ड इज व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के मालूम करना है। इसके लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो आपने पढ़ी है इस चैप्टर में, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा लें और इज इक्वल टू लाए तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, दिस के इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। सो वी विल यूज दिस इक्वेशन फ्रॉम हुक्स लॉ, फ्रॉम हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स। हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो k की वैल्यू है। सो डिवाइडिंग बाई x बोथ साइड्स वी विल गेट k इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई x। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी विल गेट k इज इक्वल टू f 100 डिवाइड बाई x is 4 multiplied by 10 power -2. So 100 divided by 4 will give 25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 जब ऊपर जाएगा ज़रब में तो 10 पावर +2 हो जाएगा। और के का यूनिट जो है उसको हम न्यूटन डिवाइड बाय मीटर लिखते हैं, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, विच इज़ द आंसर। सो द वैल्यू ऑफ के इज 25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 न्यूटन, और वी कैन राइट 2500 न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से हम आसानी के साथ के की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a second pendulum is a pendulum with a period of 2 seconds. How long a second pendulum must be on earth and on moon? On earth the gravitational acceleration is 9.8 meter per second square, whereas on moon it is 1.62 meter per second square. Also what is the frequency on earth and on moon? तो ये एक लंबा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक पेंडुलम है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। सो वी आर गिवन दैट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 2 सेकंड। आल्सो वी आर गिवन दैट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ g on earth it is 9.8 meter per second square, and the gravitational acceleration on moon g on moon 1.62 meter per second square. जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो ये है लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ। इस पेंडुलम का लेंथ जमीन पर कितना होना चाहिए, एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, मून पर, चांद पर इसका लेंथ कितना होना चाहिए। इसी तरह फ्रीक्वेंसी दोनों जगहों पर मालूम करना है, अर्थ पर भी ज़मीन पर भी इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और मून पर भी इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ें दी हुई है वो टाइम पीरियड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और जो चीज़ें मालूम करनी है वो लेंथ और फ्रीक्वेंसी है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को। अब इस प्रॉब्लम के लिए हम जो मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे, सबसे पहले कि टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है और लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मौजू इक्वेशन टाइम पीरियड की इक्वेशन है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l डिवाइडेड बाई g। इस इक्वेशन को अगर आप देखें इसमें टाइम पीरियड की वैल्यू भी दी गई है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, g की वैल्यू दी गई है और लेंथ को मालूम करना है।
तो हम इस इक्वेशन के ज़रिए आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब हम ज़मीन पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर अर्थ लिखेंगे और जी के साथ भी अर्थ। अब इस इक्वेशन के ज़रिए, और अगर हम फिर इसकी वैल्यू मालूम करना चाहेंगे मून पर, तो उसके लिए भी यही इक्वेशन होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइड बाई जी। लेकिन उसके साथ हम यहाँ पर वो वैल्यूज लिखेंगे मून वाले। तो स्टार्ट करते हैं। हमें एल ऑन अर्थ की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए हमें दोनों अतराफ का स्क्वायर लेना होगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई जी ऑन अर्थ। स्क्वायर से ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब एल ऑन अर्थ, रीअरेंजिंग द इक्वेशन फॉर एल ऑन अर्थ, वी विल गेट जी ऑन अर्थ मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज को दर्ज करने से जी ऑन अर्थ इज 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी ऑन अर्थ इज 2, टाइम पीरियड द सेम फॉर बोथ, सो 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई 3.14 होल स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 9.8 डिवाइड बाई 3.14 ये अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के बराबर है। तो हमारे पास जो आंसर रह जाता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ के लिए वो है 1 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द अर्थ शुड बी इक्वल टू 1 मीटर। और अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट स्टेप लेते हैं एल ऑन मून। उसके लिए जी ऑन मून मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जी ऑन मून 1.62 है, मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 होल स्क्वायर। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर रह जाता है वो 1.62 डिवाइडेड बाई 3.14 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने 9.8 को इससे डिवाइड किया तो 1 आंसर आता है, और यहाँ पर जब हम इसको 3.14 होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन 1 आंसर आ जाएगा। ये आंसर लेस देन 1 होगा 0 पॉइंट समथिंग। सो इट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून। सो द आंसर इज 0.16 मीटर, 0.16 मीटर। तो यहाँ पर आंसर आता है 1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पर जो 0.16 मीटर। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम ऑन द अर्थ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून। अब हम फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ एफ ऑन अर्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम ऑन मून एफ ऑन मून। अब यहाँ पर आप अपने साथ एक पॉइंट नोट कर ले कि हमें इसका टाइम पीरियड जो दिए हुए है वो सेम है। फॉर अर्थ एंड फॉर मून द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज द सेम विच इज 2 सेकंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ऑन अर्थ एंड ऑन मून सेम होगी, क्योंकि दोनों के लिए हम 2 सेकंड्स ही लेते हैं। सो द आंसर विल बी फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ it will be equal to 1 over time period is 2 seconds. So 1 over 2 will give 0.5 hertz. So frequency on earth will be equal to 0.5 hertz. अगर हम इसको मालूम करना चाहें frequency on moon, it will be also equal to 1 over t. एक दफा पर t की वैल्यू 2 सेकंड है, 1 over 2. So f on moon will be equal to 1 over 2, which will be equal to 0.5 hertz. अब इस पर एक सवाल आता है कि इसमें तो एक पेंडुलम की लंबाई अलग है और दूसरी की लंबाई अलग है, तो उस वजह से फ्रीक्वेंसी को भी, चूँकि फ्रीक्वेंसी और लेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्स वेरिएशन में है, इफ इज इक्वल टू 1 over 2 पाई अंडर द रूट जी डिवाइड बाई एल। इस इक्वेशन के ज़रिए भी हम एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये आसान इक्वेशन है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ ये दूसरे के साथ इनवर्स वेरिएशन में है, इनवर्स वेरिएशन में। तो चूँकि लेंथ तो ज़मीन पर हमने वैल्यूज़ को निकाली अलग है और मून पर अलग है। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्यों सेम आ रही है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ भी अलग होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि लेंथ की वैल्यूज़ अलग है।
क्वेश्चन ये पैदा होता है। उसका जवाब यह है कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्स वेरिएशन में तब होंगे जब हम इन सब चीज़ों को कांस्टेंट ले लें, 1 2 पाई स्मॉल जी। अगर इन सब को हम कांस्टेंट ले ले तो फिर फ्रीक्वेंसी और लेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्स वेरिएशन में है, और फिर इसके लिए ऑन अर्थ अलग वैल्यू आएगी और ऑन मून अलग वैल्यू आएगी। लेकिन चूंकि जी भी वेरी हो रहा है, मून पर इसकी वैल्यू अलग है और ज़मीन पर इसकी वैल्यू हमें अलग दी गई है, तो इसी वजह से फिर हम इस वेरिएशन को काउंट नहीं करते। मैं आपको सादा मिसाल समझाता हूँ। अगर जी की वैल्यू ऑन अर्थ भी 9.8 हो फर्ज करे, और जी की वैल्यू ऑन मून भी 9.8 हो, और दोनों का लेंथ अलग अलग हो, दोनों का लेंथ एक मीटर एक जगह पर हो, दूसरी जगह पर 0.16 मीटर हो, तो फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी अलग आएंगी। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में एल की वैल्यू भी वेरी हो रही है और स्मॉल जी की वैल्यू भी वेरी हो रही है, उसी वजह से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहती है दोनों जगह पर।